हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है कि क्या समाजवादी पार्टी लेड बाय अखिलेश यादव एक बर्बादगी के कगार पर खड़ी हुई है। इस बारे में जिस तरह से जो हालात हैं उसके बेसिस पर मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि 2012 में जब अखिलेश जी यूपी के मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त जो पार्टी की जीत हुई थी वो अखिलेश जी के नाम पर नहीं बल्कि इलेक्शन मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर लड़ा गया था और पूरी फैमिली यूनाइटेड थी, जिसमें शिवपाल जी, धर्मेंद्र यादव और राम गोपाल यादव और वो सब लोग एक साथ थे। एक अच्छी जीत हुई 2012 से 17 तक। हालांकि उस वक्त जब मुख्यमंत्री का मामला आया तो लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बेटे के मोह ने, प्यार ने, उन्होंने नाम प्रपोज कर दिया अखिलेश का। काफ़ी उसमें इंटरनल बदमज़गी भी हुई, लेकिन फाइनली ही वाज एक्सेप्टेड एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। तो उस चीफ मिनिस्टर बनने में जो मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी का कोई ऐसी कार्यशाली या वो नहीं था कि वो अपने बलबूते पर सीएम बने हों। उनके सीएम बनने के बाद उन्होंने ख़ास तौर से 3 इलेक्शंस लड़े हैं। 2017 में उन्होंने कांग्रेस से अलायंस किया और हार गए, बीजेपी की हुकूमत आ गई। फिर 2019 में उन्होंने एक नया दांव खेला और बीएसपी के साथ उन्होंने अलायंस किया, जो कि आपस में एक दूसरे के बहुत ही मुखालिफ थे। उनकी सोच अलग अलग है, लेकिन एक अवसरवाद होता है। उन्होंने अलायंस किया और एक गठबंधन बनाया और उसमें भी वो फेल रहे, कुछ कर नहीं पाए। फिर 2022 का इलेक्शन हुआ, उसमें अखिलेश जी ने कहा कि हम किसी बड़ी पार्टी के साथ अब अलायंस नहीं करेंगे और छोटी छोटी जो रीजनल यूपी की पार्टीज़ हैं उनसे अलायंस करके हम जीतेंगे। उसमें भी फेल हुए। और जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन सब इलेक्शंस में, ख़ासतौर से 19 में भी और 22 में भी, मोर देन 90% मुस्लिम वोट समाजवादी को गया। समाजवादी जो मुलायम सिंह जी का और तरीका था सबको साथ लेके चलने का, तो उनकी एक बहुत बड़ा इनके ऊपर भरोसा रहा और यह चलता रहा। तो अब आ रहा है 2024, उसके बारे में बात होगी। तो असल चीज़ ये है कि 2017, 19, 22 जो अखिलेश जी की लीडरशिप में इलेक्शंस हुए और जो भी उन्होंने तय किया लाइन ऑफ एक्शन, उसे सबने मेजॉरिटी से एक्सेप्ट किया। लेकिन हर बार बुरी तरह से हार हुई। तो ये हार का ठीकरा मैं समझता हूँ वो तो अखिलेश जी के सर ही पर जाएगा। अब आ जाइए 2024 का मामला आ रहा है। उससे पहले 5 स्टेट्स में इलेक्शन है। अखिलेश जी मध्य प्रदेश जाते हैं और अखिलेश जी ने मध्य प्रदेश में जाकर के कहा कि हमें इतनी कुछ सीट्स मांगी। उसमें मैं समझता हूँ, जो मैं पहले भी कहा, कि कांग्रेस की भी थोड़ी गलती है। बीइंग बहुत बड़ी पार्टी होने के नाते उन्हें कुछ एडजस्टमेंट करना था। लेकिन जहाँ तक सवाल है इलेक्शंस का, वहाँ कोई भी काम मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या हरियाणा में हो, वो तो कांग्रेस ही कर रही है।
अखिलेश जी का वहाँ कोई रोल नहीं है, कोई रैलीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ी स्टेप्स नहीं है, किन्हीं मामलात में ये वहाँ जाके खड़े नहीं हुए। तो कायदे से तो ये है कि भाई वो वहाँ दो ही पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। लेट देम फाइट द इलेक्शन, जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन आपने डिमांड रखी, मैं भी कहता हूँ चलिए 2-4 सीट दे देनी चाहिए थी, लेकिन आपने वहाँ 65 कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। इन 65 कैंडिडेट्स को खड़े करने का आपका मकसद क्या है? क्या आप जीत पाएंगे? क्या आप उससे सेकुलर वोट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? क्या आप बीजेपी को हराने की बार बार बात कर रहे हैं कि बीजेपी का सफाया आप कर देंगे? क्या आप में ये दम है? आपका 65 सीट्स पर कैंडिडेट खड़ा करने का मतलब ही ये है कि एक जो वहाँ स्ट्रॉन्ग पार्टी कांग्रेस है उससे नुकसान पहुँचाना। और आपने वहाँ धमकी भी ये दी कि चूँकि आपने हमारे यहाँ समझौता नहीं किया तो हम अपनी शर्तों पर यूपी में डिक्टेट करेंगे कि कैसे अलायंस हो। वेरी गुड। चूँकि आपको अभी भी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप नंबर 1 अपोजिशन पार्टी हैं यूपी में, जो कि अब आप नहीं हैं। जो मैं पहले बार बार कहा, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से वो अमर्ज हो रहे हैं एक लीडर के रूप में, उससे जितनी अपोजिशन वोट्स हैं जो यानी बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, उन्हें सेकुलर वोट कहिए या माइनॉरिटीज़ का वोट कहिए, जो भी कहिए, वो बाय एंड लार्ज कांग्रेस के पीछे आते जा रहे हैं। ये बात सही है कि यूपी में अभी कांग्रेस का बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है, तो मैं भी ये समझता हूँ कि वो बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जिस तरह से आपने कल ही अखिलेश जी ने डिक्लेयर किया है, वो ये किया है कि यूपी में भी वो 80 में से 65 सीट्स के ऊपर समाजवादी के कैंडिडेट्स को लड़ाएंगे। यानी बाकी जो भी पार्टी अलाइज होंगी उनकी, चाहे वो चौधरी की वेस्टर्न यूपी की हो, आरएलडी की, या वो कांग्रेस हो, जो भी अलायंस करेगा उन सब को मिला कर के आप 15 सीट देंगे। उन्हें ये जान लेना चाहिए कि अब वो नंबर 1 पार्टी नहीं है और मुस्लिम वोट मोर देन 90% वो खिसक चुका है कांग्रेस की तरफ। तो ये तो बात सही है कि अगर आप 65 खड़े करेंगे, कांग्रेस 80 पर खड़ी करेगी और उससे उनका भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस बीइंग ए नेशनल पार्टी, वो अगर 2024 में नहीं कुछ कर पाएगी तो 29 में करेगी, 34 में करेगी, लेकिन आप ख़त्म हो जाएंगे। जब सब लोग ये जानते हैं कि इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल फॉर अपोजिशन पार्टीज़, या तो आप बीजेपी के साथ रहिए, नो प्रॉब्लम, उन्होंने 10 साल से हुकूमत चला रहे हैं, कुछ लोगों का फ़ायदा भी हुआ, कुछ का नुकसान भी, जो हर पार्टी के ज़माने में होता है। या जो मुखालिफ लोग हैं जो ये समझते हैं कि बीजेपी को हम हटा देंगे, तो उनके लिए तो ये सर्वाइवल का मामला है। अगर 2024 में बीजेपी आती है तो अखिलेश जी ये याद रखें कि इन्हें ज़िंदगी में दोबारा इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जिस तरह के ये इनके एक्शंस हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इंडिया बना उससे पहले आप तेलंगाना गए, वहाँ के सीएम से बात करी, वहाँ के सीएम का तो मामला ओपन हो गया कि वो भी अपने सर्वाइवल के लिए ईडी के डर से लिए वो उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। नो प्रॉब्लम, उन्हें भी सर्वाइव करना है तो वो जा सकते हैं। तो क्या यही बात अब ये कही जाए कि अखिलेश जी को भी ईडी का डर है? जो ये बात इंडिया अलायंस की करते हैं, बात अपोजिशन की करते हैं, बात बीजेपी को हराने की करते हैं, और आपके जो कारनामे हैं
उससे ये नज़र आता है कि आप अपोजिशन में तोड़ फोड़ करके उसे वीक कर रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, आपकी एरोगेंस मेरे ख्याल से, और ना समझी, चूँकि आपको एक्सपीरियंस नहीं, आप ज़मीन से जुड़े हुए लीडर नहीं हैं, वो पार्टी को ले बैठी। अगर आपने देखिए चाचा के साथ जो किया, शिवपाल जी का बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस भी है पब्लिक में, और वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, उन्हें आपने अलग किया, उससे पार्टी का बड़ा भारी नुकसान हुआ। उन्हें, वो आपके बड़े थे और बड़े को बड़े की इज्जत देनी चाहिए और उन्हें साथ रखना था। देर आए दुरुस्त आए, आप साथ ले आए, लेकिन फिर भी उन्हें शायद वो इज्जत नहीं दी जा रही है जो देनी चाहिए। दूसरे नंबर पर जो सबसे अच्छा फेस है, शिवपाल जी सीनियर मोस्ट हैं, चाचा हैं, वो है आपके भाई धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव की पॉपुलैरिटी जो है, मैं भी लोगों से बात करता हूँ, पार्टी के लोगों से भी, बाहर के लोगों से भी, उनकी एक्सेप्टेंस लोगों में अखिलेश जी आपसे कहीं ज़्यादा है। तो आप इसे बुरा ना माने। पार्टी के लिए, पार्टी के सर्वाइवल के लिए लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और करना चाहिए। 2022 में शायद समाजवादी बहुत अच्छा कर सकती होती, लेकिन आपने एरोगेंस, अपना चाचा को करीब नहीं आने दिया। आपने जो दूसरे बड़े नेता थे जैसे सलीम शेरवानी साहब, उनका भी प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया। किसी रैली में, किसी मीटिंग में उन्हें इनवाइट नहीं किया गया, उन्हें आपने अपने साथ नहीं रखना पसंद किया, क्योंकि आपको शायद डर यही था कि अगर एक मुसलमान लीडर को मैंने साथ लिया तो शायद मेरा हिंदू वोट दूर ना चला जाए। यही तो बात हो सकती है। वरना वो जो शेरवानी साहब हैं, सलीम शेरवानी साहब, वो एक एसेट हैं। हर पार्टी उन्हें लेना चाहेगी और जिस पार्टी में जाएंगे वो उस पार्टी से कुछ नहीं लेंगे, बल्कि उस पार्टी को कुछ देंगे। उनकी वो हैसियत है। दूसरी तरफ था एक बहुत बड़ा नौजवान एमर्जिंग दलित नेता, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद। उसे आप साल डेढ़ साल तक घुमाते रहे और बाद में आपने कहा कि ये 2 सीट देता हूँ, लेनी हो तो ले, वरना जाइए। ये आपने वेस्टर्न यूपी में किया। जो चौधरी साहब हैं, उन्हें प्रॉपर जो इज्जत देनी चाहिए थी वो नहीं दी। इट शोज योर इग्नोर, ये कहिए आपका अहंकार, और ये अहंकार ना किसी का रहा है ना रहेगा। लिहाजा लोगों, चूँकि आपने मेहनत नहीं की, आपने पार्टी नहीं बनाई, पार्टी बनाई है शिवपाल जी ने, पार्टी बनाई है मुलायम सिंह जी ने, पार्टी बनाई है दूसरे लोगों ने। आपको तो बगैर कुछ करे मिल गया, और आपको गलतफहमी यह है कि आपसे बड़ा कोई लीडर नहीं है। अब 2014 से जिस तरह के इश्यूज आ रहे हैं मुल्क के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो कम्युनल हो, चाहे वो जायज़ती वाले हों, चाहे जस्टिस वाले हों, क्या किसी इशू पर आप कोई स्टैंड ले पाते हैं? तो ये मत समझिए कि लोग पागल हैं। लोग सब आपको देख रहे हैं, आपके कान में उनका सबको पता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप पार्टी को बचा पाएंगे। लिहाजा अगर आपको पार्टी बचाने का कुछ जहन में है तो उसका एक ही तरीका है कि पार्टी की बागडोर या तो आप चाचा शिवपाल जी को दे दीजिए या धर्मेंद्र यादव जी को दे दीजिए। मुझे उम्मीद है, क्योंकि मुझे हमदर्दी भी है आपकी पार्टी से, मुलायम सिंह ने जिस तरह से काम किया, सबको साथ लेके चले, उससे एक उम्मीद बनी थी, और अभी भी कुछ लोगों की थोड़ी बहुत आस्था है समाजवादी पार्टी में। वो चीज़ अलग है कि अगर आप ये सब करते रहे तो मुसलमान वोट आपको 10% भी नहीं मिलेगा। हाँ, जो दलाल हैं, पॉलिटिकल ब्रोकर्स हैं मुस्लिम, वो आपके साथ रहेंगे, आपको धोखा देते रहेंगे, आपको गलतफहमियाँ पैदा करते रहेंगे, और वो चूँकि वो भी मुसलमानों के लीडर नहीं हैं,
जैसे कि एक तरफ तो आपकी भी गलती है। गलती यह है कि आपने इमरान मसूद को लिया 2022 के इलेक्शन से पहले और उसे पूरी तरह से जलील भी किया। ना तो उसे टिकट दिया, ना उसका जो सिटिंग एमएलए उसके साथ आया था मसूद अख्तर जो एमएलए था सिटिंग, ना उसे टिकट दिया। उसी तरह से आपने और लोगों के साथ किया। आजम खां 2 साल जेल में रहे, आप उनसे मिलने तक नहीं गए। मैं आजम साहब को यहाँ डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर्टेनली उससे आपकी सोच का अंदाज़ा होता जा रहा है कि आप जैसे मोदी जी बीजेपी में अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, वहाँ हिम्मत नहीं है कोई मिनिस्टर, एमपी, एमएलए उन्हें सवाल उठा सके, उनसे सवाल पूछ सके। लेकिन उसकी वजह है कि 2014 और 19 का इलेक्शन और इवन स्टेट्स का इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के काम पर ही जीते गए। तो आप अपने को उनका इक्विवेलेंट, स्टेट का उनका इक्विवेलेंट न माने कि आपकी वजह से लोग चुप रहेंगे, वो बोलेंगे नहीं और वो आपके साथ, आपके पीछे खड़े होंगे, ऐसा नहीं है। और वैसे भी देखिए, जब पावर होती है तो लोगों को बहुत लालच होते हैं और डर भी होते हैं। जैसे आजकल ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, आईबी का डर है। तो कुछ तो लोग मोहब्बत में, कुछ ही दहशत की वजह से ना बोल पा रहे या वो रूलिंग पार्टी का साथ दे रहे हैं। आपके पास तो कुछ है नहीं, ना देने को है। तो आपकी ये एरोगेंस, मुझे डर लग रहा है कि इस पार्टी को ख़त्म ना कर दें। और देखिए दूसरा तमाशा, उसमें आप भी हैं, आपकी पार्टी के मुस्लिम लीडर्स भी हैं, कि अगर ओवैसी कहीं 5 कैंडिडेट खड़ा कर दे तो वो बीजेपी की बी टीम है। और अगर आप 65 सीट्स के ऊपर मध्य प्रदेश में कैंडिडेट खड़े कर दें तो आप सेकुलरिज्म के बचाने वाले हैं, रखवाले हैं। और यूपी में आप ये कहें कि मैं 65 आउट ऑफ 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट पर अपने कैंडिडेट लड़ाऊंगा, तो आप सेकुलर हैं, आप सेकुलर को कंसोलिडेट करने वाले हैं। और वैसे अगर यूपी में 5 सीट पर खड़ा करे तो वो कम्युनल है और वो बीजेपी की बी टीम है। तो याद रखिए, अगर अलायंस यूपी में नहीं होता ईमानदारी के साथ, ईमानदारी का साथ ये है कि यू आर नॉट ए नंबर 1 अपोजिशन पार्टी। इसलिए बहुत सोच समझ करके, बहुत कूल माइंडेड हो करके आप लोगों को सीट बंटवारा करना पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं, जो मैं पहले भी कहा, अगर सीट बंटवारा सही नहीं हुआ, अलग अलग लड़े, तो आपको 2-3 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी, कांग्रेस को भी 2-3-4 ही मिलेगी। और नो डाउट मुसलमान वोट ओवैसी को भी जाएगा, ओवैसी कुछ ना कुछ तो कैंडिडेट खड़ा करेगा, करना भी चाहिए। आई एम इन फेवर, ही इज़ द वॉइस ऑफ मुस्लिम्स। आप उससे बात नहीं करना चाहते, आपको सिर्फ मुसलमान वोट चाहिए। आप सभी सेकुलर पार्टीज़ को, इवन कांग्रेस को मुसलमान वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट अलाउ मुस्लिम्स टू बिकम लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। ही इज़ द स्पोक्स पर्सन ऑफ मुस्लिम्स। ओवैसी वो उस पर झूठा, जैसे पहले राहुल गांधी को पप्पू दर्शाया मीडिया ने, उसी तरह से आप उसे कमल, उसकी फेस दिखाते हैं लोगों को। ही इज़ नॉट कमल, ही इज़ ए ग्रेट सेकुलरिस्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन करता है, जो टीवी के ऊपर बैठ बोलता है, जिसमें 140 करोड़ लोग उसे देखते हैं, पार्लियामेंट में बोलता है, वहाँ लोग देखते हैं, सुनते हैं, और कोई मज़हबों में टकराव की बात वो नहीं करता। ही इज़ ए सेकुलर। लेकिन चूँकि आप लोगों को दहशत है कहीं हिंदू और दूर ना हो जाए, एग्रीड, लेकिन उन जो सेकुलर हिंदू हैं, जो अच्छे हिंदू हैं, वो किसी मज़हब के बेसिस पे हेट नहीं करते।
सिर्फ ज़रूरत है कि उनसे बात करी जाए और उनसे कहा जाए कि भाई मुल्क को चलाने के लिए सभी की हिस्सेदारी होनी ज़रूरी है। जिनका हम वोट मांग रहे हैं मुसलमानों का, उनके लिए कुछ देना भी है। देना नाजायज़ नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक देना भी है। तो वैसे ही जो बोलते हैं वो माइनॉरिटीज़ के लिए, इवन दलितों के लिए, सब के लिए उनके हक की बात करते हैं। लेकिन आप लोगों को तो ये है कि मुस्लिम लीडरशिप पनपने नहीं देना। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि बहुत कूलली सोचें। अगर पार्टी को बचाना है तो इंडिया अलायंस के अंदर आप हैं, सब बैठ कर के समझौता करें, ऑनरेबल समझौता करें और सीट्स का बंटवारा ईमानदारी के साथ करें। ये एरोगेंस नहीं चलेगी कि आप 65 पर खड़े करेंगे यूपी में और 15 सबको देंगे। आप इतने बड़े लीडर अब नहीं हैं, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। दूसरे जो मेरा सजेशन था अभी कि बेहतर ये होगा कि चाचा जी को, शिवपाल जी को, या वो ना तैयार हो तो फिर धर्मेंद्र जी को पार्टी की 5 साल के लिए बागडोर दे दीजिए। उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पार्टी को वहीं ले आएंगे जहां 2012 से पहले पार्टी खड़ी हुई थी। और उसके बाद आई थिंक आप भी मेहनत करेंगे, आपका राइट होगा और हो सकता है चाचा जी आप ही को उसका बागडोर वापस करें। तो ये मुझे कहना है, आप एरोगेंस छोड़ दीजिए, कॉम्प्लेक्स छोड़ दीजिए, अपने को बहुत बड़ा महाबली ना समझें, आपको नंबर 1 अपोजिशन पार्टी ना समझें, सबको साथ लेकर चलिए। इंडिया का पार्ट हैं, आप सबको बैठा करके जो ईमानदारी के साथ हो सकता है समझौता, सीट्स का बंटवारा वो करिए। अदरवाइज़ आप पार्टी को तबाह कर देंगे। 24 के बाद आपकी पार्टी रहेगी नहीं और ईडी का तो जब चाहे आपके खिलाफ चल सकता है। आप क्या, वो तो रूलिंग पार्टी कोई भी हो और कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, उसके खिलाफ अगर वो चाहे तो बहुत कुछ निकाल लेती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ही के ऊपर करप्शन चाहिए, किसी भी पार्टी के किसी भी लीडर के, चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी साफ सुथरी नहीं है, कहीं ना कहीं उससे गड़बड़ होती है, जाने में अनजाने में। हमारे केजरीवाल से साफ सुथरा कौन हो सकता है? ही इज एन एग्जाम्पल, ही इज ऑनेस्ट पर्सन। एक पॉलिसी में शराब के भी ठेकों में वो गलती हुई, वो पूरी पार्टी सब लीडर्स ने बहुत सा गलत चीज़ें हो जाती हैं और उसे रेक्टिफाई भी किया गया जब चीज़ें सामने आई। लेकिन आज देखिए जो उसके 2 सीनियर मोस्ट मिनिस्टर थे वो जेल में हैं और ख़तरा मंडरा रहा है केजरीवाल साहब के सर पर भी। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप ये सब चीज़ें छोड़िए और बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच, यही मुझे आपसे कहना था।